खुशामदीद एक बार फिर मेरे चैनल में। मैं हूं एजुकेटर आबिद। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका फोर्थ चैप्टर हिस्ट्री का 8th क्लास का ट्राइबल्स डेक्यूज एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज। अब देख लीजिए, आपका चैप्टर जो है ट्राइबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जो लोग जंगलों में रह रहे थे, जो लोग नोमैडिक वे ऑफ लाइफ को गुजारते थे। और डेक्यूज कौन है? आउटसाइडर, जो फॉरेनर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी थी या ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे या जिम्मेदार थे। और इन ट्राइबल्स का विजन गोल्डन एज की तरफ, यानी कि इनका विजन जो है आने वाला कल जो है किस तरह से सुनहरा बन जाएगा। अब देख लीजिए, अगर हम इससे पहले की बात करेंगे, व्हेन वी हैव डिस्कस योर थर्ड चैप्टर, हमने उसमें क्या पाया कि उसमें जो होता है ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, दीवान को हासिल करते हैं। दीवान हासिल करने के बाद कुछ एरियाज़ पर वो डायरेक्टली तौर पर रेवेन्यू हासिल करते हैं। लेकिन जब वो फिर से जो हैं, जब वो क्या करते हैं, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है वो लोग बनाते हैं, जिसमें ज़िम्मेदारी सिस्टम, जिसमें परमानेंट सेटलमेंट्स सेम इसको यही कहते हैं। और उसके बाद आप देख लीजिए माहलवारी सिस्टम या रियायतवाड़ी सिस्टम बनाया, और जिसके तहत उन्होंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में हिंदुस्तान की जो है किस तरह से उन्होंने कलेक्शन ऑफ द क्या कहते हैं रेवेन्यू करा। अब देखिए, अब उन्होंने पेजेंट्स के ऊपर आप देख लेते हो, वहाँ पे क्या होता है उस चैप्टर में, द मेन पॉइंट इज दैट इज द ब्लू रिबेलियंस। द ब्लू रिबेलियंस क्या है, यानी कि नीले के खिलाफ उनकी क्रांति क्या रहती है, किस तरह से वो जो है इंडिगो जो उनको ज़बरदस्ती ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनको उगाने के लिए कहती है, उनकी कल्टीवेशन करने के लिए, और क्यों किस तरह से वो ब्लू रिबेलियंस करते हैं, किस तरह से वो इनकार करते हैं कि हम इसकी खेती नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से किसानों को, पेजेंट्स को काफ़ी नुकसान होता था, टैक्स उनसे ज़्यादा लिया जाता था, फसल बनती या नहीं बनती। तो किस तरह से पेजेंट्स को हमने पढ़ा, निशाना बनाया था थर्ड चैप्टर में अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम इसमें वही पढ़ेंगे, हमारा डिस्कशन रहेगा कि किस तरह की पॉलिसी जो है, जो लोग ट्राइबल्स थे, जो लोग जंगलों में रह रहे थे, जो लोग आदिवासी थे, जो लोग जिनके कस्टम्स और रिचुअल मतलब अपने हिसाब से, मतलब जो सिटी में लोग रह रहे थे उनसे डिफरेंट वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। तो उनके खिलाफ, ट्राइबल्स के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिनको डीक्यूज कहा जाता है, डाइक्यूज कहा जाता है, आउटसाइडर कहा जाता है, फॉरेनर्स कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, किस तरह की पॉलिसीज़ उन्होंने जो है ट्राइबल्स के खिलाफ बनाई, जो लोग आदिवासी थे, जो लोग जंगलों में रह रहे थे, और किस तरह से उन्होंने उनके खिलाफ जो है रेबेलियन शुरू करा, और किस तरह से उनका जो है द विजन ऑफ ए गोल्डन एज आ गया, यानी कि सुनहरा दौर उनके लिए आ गया। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, इन 1895 ए मैन नेम्ड बिरसा। देखो, बिरसा जो है एक 1895 में एक आदमी जो है, जिसको हम कहाँ पे पाए जाते हैं, रोमिंग द फॉरेस्ट एंड विलेजेस ऑफ छोटा नागपुर इन बिहार, जिसको हमने कहाँ पे देखा, कहाँ फिरते इधर उधर फिरते देखा, जो फॉरेस्ट कहाँ के थे, छोटा नागपुर बिहार के थे, वहाँ पे बिरसा को पाया गया। पीपल सेड ही हैड मेरेकुलस पावर, यानी कि लोगों का ये कहना था कि उसके अंदर जो है एक हैरत अंगेज, एक मुआजिज़ा से भरी हुई ताकत है। ही कुड क्योर ऑल डिजीज़ एंड मल्टीपल ग्रेन्स, और उसकी वजह से जो भी बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती हैं, और उसकी वजह से वो जो है उसके तजुर्बे से, उसके मतलब इन्फ्लुएंस की वजह से खेती बाड़ी भी ज़्यादा बढ़ती थी। बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड दैट गॉड हैड अपॉइंटेड हिम टू सेव हिज पीपल फ्रॉम ट्रबल। तो बिरसा का भी ये उसका खुद का कहना था, उसने ये ऐलान किया था कि खुदा ने, भगवान ने मुझे अपॉइंट करा है उन लोगों के लिए जो लोग दुखी हैं, जो लोग प्रॉब्लम में हैं, फ्री देम फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ डाइक्यूज आउटसाइडर्स। और उसका ये कहना था, उसने ये ऐलान किया था कि खुदा ने मुझे अपॉइंट करा है उन लोगों के लिए जो मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं, जिनके ऊपर जिनको गुलाम बनाया गया है ब्रिटिशर के द्वारा, आउटसाइडर के द्वारा, फॉरेनर्स के द्वारा, जिनको वो किस नाम से पुकारते थे, डाक्यूज के नाम से पुकारते थे। सोन
thousands began following Birsa, believing that he was Bhagwan God and had come to solve all their problems. अब तो लोगों का जल्द इसके फॉलोअर्स जो हैं, हर एक जो भी ट्राइबल्स लोग थे, हर एक रीजन में जो भी ट्राइबल थे वो उसके फॉलोअर बन गए और इस चीज़ पर यकीन करने लगे कि वो एज ए भगवान उनके लिए है, क्योंकि वो जो है उनकी जितनी भी मुश्किलात का जो हल जो है वो वही उनको जो है उन मुश्किलात से निकालता था. बिरसा वाज बर्न इन ए फैमिली ऑफ मोंडियाज. तो बिरसा कहाँ पे पैदा हुआ था? मोंडियाज में हुआ था. ए ट्राइबल ग्रुप दैट लिव्ड इन छोटा नागपुर. एक ट्राइबल ग्रुप था, एक आदिवासी जो लोग जंगलों में रह रहे थे, उन्हीं के ग्रुप में से वो पैदा हुआ था जिसको मोंडाज के नाम से जाना जाता था. बट हिज फॉलोअर्स इंक्लूड अदर ट्राइबल्स ऑफ द रीजन. लेकिन उस रीजन के बाकी भी कौमों के, यानी कि बाकी भी नस्लों से जो लोग ट्राइबल्स थे, जो आदिवासी थे, जो जंगली लोग थे, वो भी उसके फॉलोअर थे. जिनमें कौन कौन हैं? संथाल्स और ओरियंस हैं. all of them in different ways were unhappy with the changes they were experiencing and the problem they were facing under British rule. और तमाम लोग जो थे वो क्या थे? जो उनके हालात थे, आए दिन वो किस तरह से खुशहाल ज़िंदगी बसर करते थे, लेकिन ब्रिटिशर के आने से किस तरह से वो खुशी जो है उनकी बदअमनी में, उनकी जो है नाखुशी में बदल गई, और किस तरह से जो पुराना उनका एक्सपीरियंस था, इससे पहले वो किस तरह से ज़िंदगी बसर करते थे, किस तरह से उनकी भाग दौड़ रहती थी, किस तरह से वो लोग अपनी ज़िंदगी को बसर करते थे, अब वो उस तरह की नहीं, और तरह तरह की प्रॉब्लम जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से वो क्या है, फेस करने लगे. Their familiar ways of life seems to be disappearing. Their livelihoods were under threat and their religion appeared to be in danger. अब देख लीजिए, जिन चीज़ों से वो लोग वाबस्ता थे या पहचाना जाते थे, या जिस भी तरह से वो लोग बेचारे जो थे रोज़गार अपना जो थे हासिल करते थे, अब वो चीज़ें उनको जो हैं, उन चीज़ों से वो चीज़ें उनकी ज़िंदगी से जो हैं डिसअपियर्स हो गई, और जो भी रिलीजियस तौर पर वो ज़िंदगी बसर करते थे, उनका रिलीजन, जिस भी तरह से उनका अकीदा था, वो भी क्या है, ख़तरे में पड़ गया. Their familiar ways of life seems to be disappearing. अब देख लीजिए, जैसे ही ब्रिटिशर यहाँ पे आ गए, जैसे ही यहाँ पे डाइक्योज आ गए, फॉरेनर्स आ गए, आउटसाइडर आ गए, और इनकी वजह से जो आदिवासी लोग, जो लोग जंगलों में रह रहे थे, उनको जो है उनकी ज़िंदगी, उनके रोज़गार में, उनके लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज, एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं डर जो है, खौफ जो है उनके दिलों में आ चुका था, और उनके जो भी रिलीजन्स थे वो ख़तरे में उनको नज़र आ रहे थे. किनको? जो लोग ट्राइबल्स थे, जब यहाँ पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हिंदुस्तान में आई. व्हाट प्रॉब्लम्स डिड बिरसा सेट आउट टू रिजॉल्व. तो व्हाट प्रॉब्लम डिड, तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को लड़ने के लिए इसका हल जो है बिरसा ने किस तरह से निकाला. हु वर द आउटसाइडर बीइंग रेफर्ड टू एज डाइक्योज एंड हाउ डिड दे एनस्लेव द पीपल ऑफ द रीजन. तो कौन थे डाइक्योज, और वो किन को, मतलब यहाँ के लोगों को वो एनस्लेव बनाते थे, वो लोग बंदी बनाते थे, वो यहाँ के लोगों को गुलाम बनाते थे. व्हाट वाज हैपनिंग टू द ट्राइबल पीपल अंडर द ब्रिटिश. तो क्या हुआ, जो लोग आदिवासी थे, जो लोग जंगलों में रह रहे थे, उनके साथ आपको मैंने पहले ही बताया कि पेजेंट्स के खिलाफ अलग अलग उन्होंने बनाई पॉलिसीज़. जो यहाँ के राजा महाराजा, जो भी सल्तनत यहाँ पे थी, जो भी यहाँ पे शहनशाह के तख्त व ताज पे जो लोग थे, उनके खिलाफ किस किस तरह से उनने साजिशें बनाई, किस किस तरह से पॉलिसीज़ बनाई, कौन कौन से ऐसे रूल बनाए, उनको दस्त बरादर किया, उनको तख्त व ताज उनसे छीने गए, और पेजेंट्स के लिए उन्होंने किस तरह की पॉलिसी बनाई. और उसके बाद आप देख लिए ट्राइबल्स के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी किस तरह से उनके साथ जो है बर्ताव करेगी. हाउ डिड देयर लाइव्स चेंज, किस तरह से उनकी ज़िंदगियां जो है वो चेंज हो जाएंगी. दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस यू विल रीड अबाउट इन दिस चैप्टर. अब मान लो जो बेचारे आदिवासी हैं, उनके कल्चर पे किस तरह से इफेक्ट होगा, उनके रिलीजियस पे किस तरह से इफेक्ट होगा, उनके मतलब
सिविलाइजेशन पे किस तरह से इफेक्ट होगा ब्रिटिशर के तहत। यू हैव रीड अबाउट द ट्राइबल सोसाइटी लास्ट ईयर। अब देखो, यू हैव स्टडी इन अर्ली क्लासेस, 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से वो जो है जंगलों में लोग रह रहे थे, किस तरह से उनका रहन सहन रहता था। मोस्ट ट्राइब्स हैड कस्टम्स एंड रिचुअल दैट वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज लेड डाउन बाय द ब्राह्मण्स। अब देख लीजिए, जो यहाँ पे जो लोग पहले भी गाँव आदिवासी थे, जंगलों में रहते थे, उनकी ज़िंदगी और जो शहरों की ज़िंदगी है काफ़ी डिफरेंट होती है। या जो लोग हाई कास्ट के थे, जो लोग ब्राह्मण्स वगैरह थे, वो लोग किस तरह रह रहे थे, और जो बेचारे ट्राइब्स थे, जो लोग ट्राइबल्स थे, जो लोग आदिवासी थे, कबीलेदारी में रहते थे, जंगलों में रहते थे, उनका रहन सहन कैसे डिफरेंट था। जो लोग बड़े बड़े क्लासेस थे, जैसे ब्राह्मण्स जो थे, एक बहुत बड़ी कास्ट मानी जाती है। दीज सोसाइटीज़ आल्सो डिड नॉट हैव द शार्प सोशल डिविजन्स दैट वर करेक्टराइज्ड ऑफ द कास्ट सोसाइटीज़। अब इनकी सोसाइटी जो है ये तेज़ी के तौर पर, समाजी तौर पर, सिंपली आप यहाँ पे समझ लीजिए कि समाज में इनका डिवीजन या इनके खाद व खाल जो इनके करेक्टरिस्टिक्स है, ये फौरी तौर पर जो है चेंज नहीं हो सकते हैं। ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम ट्राइब थॉट ऑफ देमसेल्फ एज शेयरिंग कॉमन टाइज ऑफ किन्स। अब जो लोग मान लो जिस टाइप्स में रहता है, जिस कास्ट का होता है, वो रिश्ते नाते वो उसी तरह से जोड़ते हैं, आपस में शादियां, आपस में रहते सहते जो हैं, जो उनका अपना ट्राइब से बिलोंग होता था। हाउएवर दिस डिड नॉट मीन दैट वेयर वर नो सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंट विद इन द ट्राइब्स। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग ट्राइब्स थे तो वो बेचारे उनमें कोई छोटा बड़ा, वहाँ पे भी लोग थे, मतलब उनको भी अलग अलग कास्टें थी, लेकिन उनके फॉलोअर्स को एक ही होता था। लेकिन अगर हम बात करेंगे बाकी सोसाइटीज़ की, बाकी सिविलाइजेशन की, उनका कास्ट भी, जैसा कोई ब्राह्मण होता था, कोई शत्रु होता था, कोई दास होता था, कोई अलग अलग कास्ट से बिलोंग होते थे, उसी तरह से इकोनॉमिकली और सोशली तौर पर ट्राइब्स में भी क्या था कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि देयर वर नो सोशल इकोनॉमिक। वहाँ पे भी जो लोग माशरत के तौर पर ट्राइब्स में थोड़े ऊपर थे, उनका ओहदा अलग था, उनका स्टेटस अलग था, या वो सोशली तौर पर उनका स्टेटस क्या था, अलग था। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लाइव। अब किस तरह से, अब हम पढ़ेंगे ट्राइबल्स की ज़िंदगी क्या है, तो फिर हम देखेंगे अंग्रेज़ उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह का बर्ताव उनके साथ करते हैं। पहले हम देखेंगे उनकी ज़िंदगी कैसी थी। बाय द 19th सेंचुरी ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्वड इन ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़। अब देख लीजिए, 19th शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 19वीं सदी में ट्राइबल पीपल जो थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में देखे गए, और वो डिफरेंट तरह से अपनी वैरायटीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ वो लोग करते थे। मान लो जहाँ पे जिस तरह का रिसोर्सेज इनके पास अवेलेबल है, उनका रहन सहन, उनका उठना बैठना वैसे ही था। सम वर जॉम्प कल्टीवेटर्स। अब देख लिए, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, अब यहाँ पे जोहम पढ़िए या आप जाम पढ़िए, इसको चाम पढ़िए। तो वो लोग क्या करते थे, जो लोग कुछ लोग आदिवासी जो थे, ट्राइबल लोग, वो किसकी करते थे, चाम की कल्टीवेटर्स करते थे, जाम की कल्टीवेटर्स करते थे। सम ऑफ देम प्रैक्टिसाइज चाम कल्टीवेशन दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब देख लीजिए, कुछ लोग जो थे चाम की कल्टीवेशन करते थे, और ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी। दिस वाज डन ऑन स्मॉल पिचेज ऑफ ए लैंड, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में जो है ये इसकी खेती चाम की जाती थी, मोस्टली इन फॉरेस्ट। लेकिन चाम की कल्टीवेशन या आदिवासी लोग बेचारे क्या करते थे, वही इसकी चाम की कल्टीवेशन करते थे, लेकिन इसकी कल्टीवेशन जंगलों में ही पॉसिबल थी। द कल्टीवेटर्स कट द ट्री टॉप्स टू अलो सनलाइट टू रीच द ग्राउंड एंड बर्न द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर द कल्टीवेशन। और बेचारे आदिवासी लोग क्या करते थे, जो पेड़ पौधे, जो दरख्त, यहाँ पे जो दरख्त रहते थे, देवदार के पेड़, टीक के या यानी कि सल के पेड़, इनको टॉप से काटते थे, ताकि सूरज की जो किरणें हैं वो ज़मीन तक पहुँच जाए, और ज़मीन में जो भी घास फूस होता था उसको ये लोग क्या करते थे, उसको जलाते थे। जलाने के बाद ताकि ये भी कल्टीवेशन के काम में, वो ज़मीन कल्टीवेशन के लायक बन जाए। दे सेपरेट द एश फ्राम द फायरिंग विच कंटेन पोटाश टू फर्टिलाइज द सॉइल। अब जो ऐश वगैरह बनता था, जो वहाँ पे राख जो है, जब वो जलाते थे, लकड़ियाँ जलाते थे, या जो घास फूस वो लोग जलाते थे ज़मीनों को साफ़ करने के लिए, फॉरेस्ट एरिया को साफ़ करने के लिए, उसके बाद
उसका इस्तेमाल वो क्या करते थे, खेती बाड़ी में करते थे, खेती में डाल, क्योंकि उसमें पोटाशा पैदा होता है जिससे जो है खेती ज़्यादा सॉइल में, ज़मीन जो है मिट्टी में जो है ज़्यादा फर्टाइल, वहाँ पे ज़्यादा उग सकता है। द यूज़ the axis to cut trees and the hoe to scratch the soil in order to prepare it for cultivation। और वो लोग क्या करते थे, एक्सिस से वो लोग कटिंग करते थे कुल्हाड़ी वगैरह से, और जो हो बेलचा वगैरह था उससे वो ज़मीनों को जो है प्लेन करते थे, साफ करते थे। They broadcast the seeds that is scattered the seeds on the field instead of the ploughing the land and sowing the seeds। अब देख लीजिए यहाँ पे वो लोग क्या थे, ब्रॉडकास्ट से ही मतलब नशर करते थे कि किस तरह की फसल जो है हमको लगानी है, किस तरह से मतलब जो भी बीज वगैरह होते थे ना, वो एज ए उनको नशर करते थे, ब्रॉडकास्ट करते थे कि अब हमको क्या कौन सी फसल लगानी है, कब हमको हल के बजाय वो क्या करते थे, सीड्स को ही बोते थे डायरेक्ट इंस्टेड ऑफ द, मतलब बगैर फ्लॉपिंग के, हल जोतने के बगैर ही वो कुछ सीड्स जो है उनको बोते थे। वंस द क्रॉप वाज रेडी, जब क्रॉप तैयार हो जाती थी, एंड हार्वेस्टेड दे मूव्ड टू अनदर फील्ड, और एक बार जिस खेत में मतलब मान लो फसल को वो काटते थे, तैयार होती थी, उसको काटते थे, फिर दूसरी खेत में जाते थे, और उसके बाद A field that had been cultivated once was left fallow for the several years। अब जिस खेत में वो लोग क्या है खेती करते थे उसको कई देर के लिए खाली छोड़ते थे ताकि वो फिर उसमें दोबारी तौर पर दूसरे साल जो है उसी तरह से वो खेती बाड़ी कर सकते। अब देखो फॉलो क्या होता है, ए फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, वो खेत जिसको वो जो है कुछ अरसे के लिए 1-2 साल 2-3 साल तक वो खाली छोड़ते थे, फॉर ए वाइल सो दैट द सॉइल रिकवर्स फर्टाइल, ताकि इसमें जो है जो सॉइल है, जो मिट्टी है, इसमें फिर वो फर्टिलिटी जो है रिकवर हो सके। सल क्या होता है, ए ट्री होता है। माहो क्या होता है, ए फ्लावर दैट इज ईटन आर यूज टू मेक द अल्कोहल। माहो क्या था, एक तरह का फूल होता था जिसको वो शराब या खाने में इस्तेमाल करते, शराब बनाते या खाना, और सल होता है एक ट्री। अब देखने शिफ्टिंग cultivators were found in the hilly and the forested tracts of the northeast and the central India। सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट में जो था ये मतलब क्या था, फॉलो टाइप का, यानी कि हिली एरियाज में शिफ्टिंग कल्टिवेशन वो लोग करते थे। क्यों मतलब किस तरह ये शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स क्या होता है, यानी कि एक साल को एक खेत में वो बोते थे और 2 साल तक उसको छोड़ देते थे, फिर वो तीसरी जो दूसरी खेत थी उसमें वो अपनी खेती बाड़ी करते थे। द लाइव्स ऑफ दिस ट्राइबल people depend on free movement within forest and on being able to use the land and forest for growing their crops। अब देख लीजिए उनको जिंदा रहने के लिए वो ट्राइबल क्या करते थे, मतलब कुछ लम्हे के लिए जहाँ एक फॉरेस्ट में वो रहते थे, एक फॉरेस्ट के रकबे में वो रहते थे, वहाँ पे वो लोग खेती बाड़ी करते थे, और उसके बाद वो बेचारे उसको छोड़ देते थे, फिर वो दूसरी जगह जाते थे, वहाँ भी उसी तरह से पहले पेड़ पौधों को काटते थे, फिर वो खेती बाड़ी के लिए वो ज़मीन को तैयार करते थे, फिर वहाँ पे क्रॉस, फिर वो यानी कि मूवमेंट में ही वो रहते थे। दैट इज़ द ओनली वे दे कुड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेट, और उसी को कहा जाता है कल्टी, यानी कि पहले मान लो वो एक एरिया में रहते थे, वहाँ पे वो जंगली मतलब जो भी उनके लिए जो भी वहाँ पे अवेलेबल था उन चीज़ों को खाने के बाद, वहाँ पे खेती बाड़ी करने के बाद वो दूसरी जगह जाते थे। अब देख लीजिए सम वर हंटर्स एंड गैदर्स, कुछ लोग क्या थे, वो लोग क्या थे, हंटर्स थे, शिकारी थे, और वही खुराक जो है वो लोग क्या करते हैं उसको जमा करते थे। इन मेनी रीजन्स ट्राइबल ग्रुप लिव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूसिंग। देखो हम पढ़ ही रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप लिव्स। तो ऊपर हमने पढ़ा कुछ लोग जो है फॉरेस्ट को काटते वाटते वहाँ पे खेती बाड़ी करते, और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, जो लोग होते हैं शिकारी होते हैं और शिकार करते हैं, और उसी तरह से वो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। उसके बाद दे सा फॉरेस्ट एज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, और उनका यही कहना था क्योंकि उनको हंट करना था और उसी को गैदर करना था, तो उसके लिए तो उसको फॉरेस्ट एरिया ही चाहिए। तो वो कौन लोग थे, और उनका ये विश्वास था, उनका ये मतलब एतमाद था, उनका ये यकीन था कि हमारी ज़िंदगी जो है ये जंगलों में ही हम जो है ज़िंदा रह सकते हैं। द खॉन्स वर सच ए कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ द ओडिशा। खॉन्स जो थे ये भी एक टाइप क्या था जिसको हम पढ़ेंगे खॉन्स क्या था, इट इज़ आल्सो वन टाइप ऑफ द ट्राइब्स, और जो कहाँ पे रहता था, ओडिशा में रहता था। दे रेगुलरली वेंट आउट ऑन कलेक्टिंग हंट्स एंड दे देन डिवाइडेड द मीट अमंग देमसेल्व्स। अब देख लीजिए ये वाला जिसको हम, ये कौन सा ट्राइब का नाम क्या है, इस ट्राइब का नाम क्या है, वो ट्राइब्स कौन सी है जिसको खॉन्स का, ये ओडिशा में रहता था, और ये
हंट करते थे, हंट करने के बाद उसको गैदर करते थे, गैदर करने के बाद ये जो है जो भी आदिवासी मतलब एक जो भी उनका एरिया होता था उसमें वो लोग क्या करते थे, तमाम लोगों को इस मीट को जो है डिस्ट्रीब्यूट करते थे। दे ईट फ्रूट्स, और वो लोग क्या करते थे, फ्रूट्स खाते थे, एंड रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फ्रूट्स एंड कुक्ड फूड विद द ऑयली दे एक्सक्रेटेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द सल एंड माहू। देखो माहू और सल के, ये अभी हमने पढ़ा सल क्या है, सल क्या है, एक ट्री है, और माहू जो है ये एक तरह का फ्लावर होता है जिससे ये के लोग क्या करते हैं, तेल निकालते हैं और उसी का वो इस्तेमाल खाने पकाने में इस्तेमाल करते थे। दे यूज मेनी फॉरेस्ट शर्ब्स एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल पर्पस, और वो लोग जो है घास फूस जो भी जड़ी बूटियाँ वो जंगलों में मिलती थी उनका वो जो है मतलब किसमें दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल करते थे। एंड सॉलिड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट्स, और उनको जो है जो सॉलिड्स मतलब मान लो जो भी चीज़ें वो जंगलों से जड़ी बूटियाँ वगैरह जो भी उनको मिलता था उनको मार्केट्स में बेचते थे। द लोकल व्यूअर्स एंड द लेदर वर्कर्स टर्न इट टू द कॉन्स व्हेन दे नीडेड सप्लाई ऑफ द कोसम एंड द प्लास फ्लावर टू कलर देयर क्लाउथ्स एंड लेदर। और वो लोग जो लोग कॉन्स में जो लोग कॉन्स टाइप के बिलोंग करते हैं, जो लोग व्यूअर्स थे और लेदर थे, उनको जब ज़रूरत पड़ती थी क्लाउथ्स और लेदर को कलर करने के लिए, वो लोग जो थे, ये लोग जो खांड्स जो ट्राइब जिसको ओडिशा में पाए गए, जिसको हम खांड्स ट्राइब कहते हैं, ये लोग उनको कोसम और प्लासम फ्लावरों का देते थे जिससे वो लोग क्या है कपड़ों को डाई वगैरह करते थे। फ्रॉम वेयर डिड दीज फॉरेस्ट पीपल गेट देयर सप्लाईज ऑफ द राइस एंड अदर ग्रेन्स। अब वो जंगलों की जो चीज़ें थी जो उनको दस्तियाब होती थी उनको लेने के बाद मार्केट में बेचते थे, और वहाँ से वो लोग उनको क्या सप्लाई करते थे, राइस, और यानी कि उसके बदले में वो ग्रेन्स और वगैरह राइस वगैरह लाते थे। At time they exchange goods, getting what the need in return for their valuable forest produce। अब यहाँ या तो वो चीज़ें लेते थे जो एक्सचेंज करके, मान लो कि आदिवासियों को चावल की ज़रूरत है और जड़ी बूटियाँ देते थे, आदिवासियों को कुछ और मतलब मान लो जो चीज़ें वो एक्सचेंज करके वो मतलब मार्केट्स के जो लोग सिटी में उनसे लेते थे। एट अदर टाइम्स दे ब्रॉट गुड्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग्स दे हैड, और उसके अलावा उनके पास वो चीज़ें लाते थे जो समाल तौर पर उनसे वो लोग कुछ ना कुछ कमाते थे। सम ऑफ देम डिड ऑड जॉब्स इन द विलेजेस, कुछ लोग जो थे गाँव में ही जो है मतलब मान लो जंगलों से उतर कर वो लोग सुबह जो है दिहाड़ी कहाँ पे लगाते थे, गाँव में लगाते थे। कैरिंग लोड्स आर द बिल्डिंग रोड्स वो करते थे। वाइल अदर्स लेबर इन द फील्ड ऑफ द पेजेंट्स, कुछ लोग किसानों के फार्मर्स की खेती बाड़ी करते थे। व्हेन सप्लाईज ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस श्रैंक, ट्राइबल पीपल हैड टू इंक्रीजिंगली वंडर अराउंड इन सर्च ऑफ ए वर्क एज ए लेबर। अब देख लीजिए जैसे ही सप्लाई में मतलब सप्लाई जो होती थी फॉरेस्ट की सप्लाई जब श्रैंक होती थी, मान लो फॉरेस्ट में जो भी प्रोडक्ट वो बेचारे उसका वो निकालते थे, जो भी वो एक्सक्रेट वहाँ से करते थे, याइल्ड करते थे। अब अगर वो सूख मान लो कि वहाँ पे उनकी उसकी कमी हो जाती थी, जो वो घास फूस जो है यानी कि हर्ब्स और जो मतलब हर्ब्स का और शर्ब्स का जो लोग जड़ी बूटी एज ए दवाइयों का इस्तेमाल अगर वो कम हो जाती तो उनको लगता था अब जो है हमारे खाने में भी कमी आएगी, यानी कि अब जो है उनका व्यापार जो है वो श्रैंक हो जाएगा। ट्राइबल लोग जो है इस बात से टेंशन हो जाते थे और उनको लेबर नहीं मिलता था। बट मैनी ऑफ देन लाइक द बेगाज ऑफ सेंट्रल इंडिया वर रिलक्टेंट टू डू वर्क फॉर अदर्स, कुछ लोग जो है दूसरे भी जो भी काम था मतलब जो बेगाज थे सेंट्रल इंडिया में जो लोग रहते थे, जो कुछ भी वो काम देते थे बेचारे चाहे उनको वो सूटेबल था या नहीं था, क्योंकि पेट के लिए वो लोग वो करते थे। द बेगाज सा देमसेल्व्स एज ए पीपल ऑफ द फॉरेस्ट, अब वो भी बेगाज जो थे वो इनको जंगली इंसान मानते थे। हु कुड लिव ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द फॉरेस्ट, जो कहाँ पे रह रहे थे, जो सिर्फ जंगलों में ही रहते थे। इट वाज बिलो द डिग्निटी ऑफ द बेगाज टू बिकम ए लेबरर, अब जो है वो बेचारे बेगाज जो है वो बेगाज के क्या है लेबर बन गए। ट्राइबल ग्रुप ऑफन नीडेड टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट द गुड्स दैट वर नॉट प्रोड्यूस विद इन द लोकलिटी, और ट्राइबल ग्रुप जो था वो जो चीज़ें उनको ज़रूरत होती थी वही वो लोग जो है थे बेचते थे या उनसे वो खरीदते थे, क्योंकि जो चीज़ें उनको जो है प्रोड्यूस होती थी लोकलिटी में। दिस लीड टू दियर डिपेंडेंस ऑन द ट्रेडर्स एंड द मनी लेंडर्स, और ये डिपेंड करता था वहाँ के जो भी ट्रेडर्स थे और वहाँ के जो मनी लेंडर्स थे। ट्रेडर्स केम अराउंड विद थिंग्स फॉर सेल एंड सोल्ड द
गुड्स एट हाई प्राइजेस। और ये ट्रेडर्स क्या मतलब मान लो जो भी वो बेचारे जड़ी बूटियाँ या जंगलों से जो भी प्रोडक्ट्स वो लाते थे वो ट्रेडर्स और मनी लेंडर उसको उनको अपनी मर्जी थी वो किस तरह से उनको बेचारों को सस्ते दामों पे वो लेते थे और ख़ुद जो है उसको काफ़ी अच्छे दामों पे वो लोग बेचते थे, वो उन पे डिपेंड था। मनी लेंडर्स गिव लोन्स विद विच द ट्राइबल्स मीट देयर कैश नीड्स एडिंग टू व्हाट दे अर्न इट। अब देख लीजिए वो मनी लेंडर्स जो थे वो इन ट्राइबल्स को क्या देते थे, लोन्स देते थे जो उनको कैश में देते थे और उसी तरह से वो भी बेचारे जो है मतलब खुद जो है वो मनी लेंडर्स उससे उन्हीं से वो कमाते थे। बट द इंटरेस्ट चार्जेड ऑन द लोन्स वाज यूजुअली वेरी हाई। लेकिन जो आदिवासियों को जो ट्राइबल्स लोगों को वो लोन देते थे मनी लेंडर्स उसके ऊपर जो टैक्स जो था वो काफ़ी होता था। सो फॉर द ट्राइबल्स मार्केट एंड कॉमर्स ऑफन मीट डेट एंड पॉवर्टी। तो इसकी वजह से वो काफ़ी कर्जे के वो काफ़ी मकरूज हो कर्जे के कर्जदार हो जाते थे। जब वो लोन जो है मनी लेंडर्स लेते उनके ऊपर जो टैक्स लगता था काफ़ी उनके ऊपर बदले में देना पड़ता और जिसकी वजह से इस लोन की वजह से वो लोग क्या है बेचारे काफ़ी कर्जदार हो जाते थे और काफ़ी वो गरीब हो जाते थे। दे देयरफॉर केम टू सी द मनी लेंडर्स एंड द ट्रेडर्स एज ए इवल आउटसाइडर्स एंड द काज ऑफ देयर माइजरी। और उनका यही कहना था कि उनके खस्ता हाली का, माइजरी का और उनके जो ये गरीबी होने का दिन ब दिन जो उनका बेचारों का ये हालत जो ख़राब हो रही है ये सिर्फ इन आउट ये जो बदकार लोग, ये जो बाहर के लोग आउटसाइडर आए हैं इनकी वजह से हम लोगों की हालत जो है दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। दिन ब दिन हम लोग जो है गरीब से गरीब होते जा रहे हैं क्योंकि नई नई पॉलिसियाँ वो लोग लगा रहे हैं। सम हर्ड एनिमल्स, कुछ लोग कुछ ट्राइबल ग्रुप्स जो थे वो क्या करते थे वो चरावा मतलब एज ए चरावा बन गए थे। वो लोग क्या है माल मवेशियों को उन लोगों को हर्ड करते थे, उन लोगों के चरावे वो लोग थे और इसी तरह से उनका जो है रोज़गार चलता था। मैनी ट्राइबल्स ग्रुप लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स। वो लोग क्या करते थे इन लोगों की मतलब माल मवेशी की वो लोग परवरिश करते थे तो उसी तरह से वो अपना रोज़गार जो है वो लोग हासिल करते थे। दे वर पेस्टोलास्टिक हु मूव्ड विद देयर हर्ड्स ऑफ द कैटल आर शेप अकॉर्डिंग टू द सीज़न। मतलब सीजनली उनको जो है आज भी हम देखते हैं जिसमें आपका क्या कौन कौन सा आता है, जैसे गुजर आता है, बकरवाल आते हैं, गद्दीज आते हैं। तो अलग अलग स्टेट में हम लोग जो हैं इन लोगों को देखते थे कि किस तरह से वो लोग जो हैं उस वक़्त ट्राइबल्स लोग जो थे उनका हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी जो है बसर करते थे। उसके बाद आप देख लीजिए सम टूक टू सेटल कल्टिवेशन। कुछ जो आदिवासी जो थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग खेती बाड़ी करते थे। इवन बिफोर द 19th सेंचुरी मैनी फ्रॉम विद इन द ट्राइबल ग्रुप्स हैड बिगन सेटलिंग डाउन एंड कल्टिवेटिंग देयर फील्ड्स इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इंस्टेड ऑफ द मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और कुछ आदिवासी लोगों ने क्या करा, उन्होंने कल्टीवेशन जो है शुरू करी और अलग अलग स्टेट्स में यानी कि जिस जगह पे वो रह रहे थे काफ़ी देर के लिए मतलब एज ए परमानेंट सेटलमेंट उन्होंने वहीं पे कर लिया, वहीं पे कल्टीवेशन करने लगे और वही लोग जो है सेटल्ड हो गए और अपनी रोजी रोटी वहीं से कमाने वो लोग लग गए। उसके बाद आप लोग देख लीजिए हाउ डिड द कॉलोनर रूल अफेक्ट द ट्राइबल। दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने क्या पढ़ा, वी हैव स्टडी हियर दैट हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप लिव, किस तरह से वो लोग रह रहे थे, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मैंने आपको क्या बताया, सम वर चाम कल्टीवेटर्स, कुछ लोग जो थे चाम कल्टीवेटर्स थे, कुछ लोग सम वर हंटर्स एंड गदर्स, कुछ लोग क्या करते थे शिकार और उसी शिकार से जो वो लोग बेचारे हासिल करते थे वो उसी को फिर बाद में खाते थे और अपने कुंबे में तकसीम करते थे। सम हर्ड्स एनिमल, कुछ लोग जो थे चरावे बनते थे, कुछ लोग जो है मवेशियों को पालते थे, जिसमें आपने पढ़ा गद्दीज था, जिसमें आपका लबदीज था, जिसमें आपका क्या था गुजर्स था, बकरवाल, मतलब अलग अलग थे ट्राइब जो लोग थे वो करते थे। लेकिन अब है हाउ डिड कॉलोनर रूल अफेक्ट द ट्राइबल। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट थ्रू विच किस तरह से गुस्सा हो जाते हैं हमारे यहाँ के ट्राइबल्स लोग जो हैं वो किस तरह से गुस्सा, क्योंकि उनके रहन सहने का आप लोगों ने देखा कैसे वो लोग कल्टीवेशन करते हैं, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। लेकिन किस तरह से अब जो है अब उनके कॉलोनर रूल जो था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो है उनकी ज़िंदगी का ट्राइबल्स की ज़िंदगी पर किस तरह से इफेक्ट करता था। द लाइव्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप चेंज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, किस तरह से उनकी ज़िंदगियाँ जो है चेंज हो गई। व्हाट हैपन टू ट्राइबल चीफ्स, तो जो ट्राइबल का चीफ था, जो हेड ऑफ द चीफ होता था, ट्राइबल का कुंबे का जो बड़ा आदमी होता था, जो सिपा सालार होता था, जो उनका लीडर होता था, उस पर क्या
क्या हो गया और किस तरह से व्हाट हैपन टू द ट्राइबल चीफ, जो उनका सिपा सालार होता था, जो उनका लीडर होता था, उसको क्या हो गया जब ब्रिटिश कॉलोनर रूल के इफेक्ट से, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल से, कॉलोनर रूल से उसके ऊपर जो उनका हेड ऑफ द लीडर जो उनका आदिवासियों का होता था, क्या इफेक्ट पड़ा। बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर से पहले इन मेनी एरियाज द ट्राइब चीफ फॉर इंपॉर्टेंट पीपल, तो जो ट्राइब के जो चीफ होते थे, जो उनके लीडर होते थे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते थे। दे एंजॉयड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर, उनमें उनको इकोनॉमिक पावर होती थी। एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज, और उनको ये भी हक था, ये भी अधिकार था, जो भी इनके टेरिटरीज थे, जो भी इलाके थे, उनके ऊपर वो लोग हुकूमत, एडमिनिस्ट्रेशन, इंतज़ाम जो कुछ भी था वही संभालते थे। इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ओन पॉलिसीज एंड डिसाइडेड ऑन द लोकल रूल्स ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और जो भी उनका मतलब मान लो जो भी पॉलिसीज थी, जो भी वो डिसीजन लेते थे, जो भी वो रूल्स बनाते थे, जो भी उनका जो एक पार्टिकुलर एरिया होता था, वहाँ पे वो खुद ही वहाँ के लीडर होते थे अंडर ब्रिटिश रूल। लेकिन जो ही ब्रिटिश रूल आ गया, द फंक्शन एंड पावर ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज कंसिडरेबली, तो पूरी तरह से जो है उनकी जो भी मतलब क्या कहते थे पावर होती थी, जो चीफ होते थे, किसके, ट्राइबल्स के जो चीफ होते थे, बिफोर द ब्रिटिशर दे आर मोर पावरफुल, दे हैव टू मच पावर, और ओवरऑल जो कुछ भी दे आर बिलोंग टू द मैनेजमेंट बॉडी। बट आफ्टर द रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसिडरेबली उनका जो भी स्टेटस था वो बिल्कुल चेंज हो गया, उनका जो भी फंक्शन वो पावर करते वो बिल्कुल जो है खत्म हो गई। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स और a cluster of villages and rent out lands, but they lost much of their administrative power and were forced to follow laws made by the British। तो उसी तरह से जिस तरह से आप लोग देख लीजिए कि जब हम देखते हैं पेजेंट्स को उन्होंने किस तरह से शिकार बनाया था, यहाँ के राजाओं महाराजों को, तालुकदार को किस तरह से उन्होंने अपॉइंट करा कि दे हैव गिवन ए पार्टिकुलर एरिया ओनली बिकॉज ऑफ द दे विल कलेक्ट फ्रॉम देयर रेवेन्यू, एंड उसको दे शुड बी ऑल द तालुकदार्स एंड द व्हाट यू से दैट द राजाज they should collect revenue and submission into the treasury of the East India Company। इसी तरह से अब उन्होंने यहाँ पे भी खेला। जो लोग यहाँ पे क्या थे, जो ट्राइबल्स के जो चीफ थे, जो ट्राइबल के चीफ थे, उनको अंग्रेज़ों ने ऐसे कहा कि ये एरिया आप जो है इस एरिया के मालिक हैं, लेकिन जो भी यहाँ से आपको अब उनको क्या बताया, आप इस एरिया के मालिक हैं, जो भी आपके विलेजेस अंडर आते हैं। मान लो जो पार्टिकुलर एरिया एक चीफ का होता था, विलेज होता था, या एक इलाका जो होता था, आप यहाँ से जो है आपको यहाँ से क्या है इस ज़मीन का किराया देना पड़ेगा, रेंट आउट लैंड्स, बट दे लास्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड वर फोर्सेड टू फॉलो, और उनको वो जो है उसी तरह मतलब उनको भी जिम्मेदारी सिस्टम की तरह उनको वहाँ पे रखा एज ए हेड कि आप यहाँ से रेंट वगैरह कलेक्ट करोगे, और या ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन और वो जो है और पूरी तरह से अपनी फोर्स जो कुछ भी उनको ताकत थी वो पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो थी वो उनसे जो है वो ख़त्म हो गई, और वो भी तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन उनको जो है ब्रिटिश ऑफिसर का मानना पड़ा। दे आल्सो हैड टू पे ट्राइब्यूट टू द ब्रिटिश, अब उनको भी अतिया देना पड़ने लगा, उनको भी टैक्स देने पड़ने लगा, और किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। दे लास्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर एंजॉयड अमंग्स देयर पीपल एंड वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शन। अब देख लीजिए क्या होता है कि अब इन्होंने निशाना बोला, किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, कॉलोनर रूल ने जो है ट्राइबल चीफ को जो है किस तरह से उनको निशाना बनाया, उनको कहा यू आर द, उनको क्या कहा कि यू आर द, उनको रखा लोकल रूलर्स को, उनको जो है वहाँ पे रेंट लेने के लिए जो भी उनका क्लस्टर, जिस भी क्लस्टर वो विलेज में रह रहे थे, वहाँ पे उनको एज ए क्या रखा, दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स, उनको लैंड टाइटल्स दिए गए कि आप यहाँ के राजा हो, आप यहाँ के मतलब पूछ गोश करने वाले, आप यहाँ के चीफ हो, लेकिन रेंट जो है इस ज़मीन का देना पड़ेगा, और ओवरऑल जो भी ब्रिटिश रूल है वो आपको मानने पड़े, और ड्यू टू दिस काज जो है उनसे तमाम अथॉरिटी जो है वो छीनी गई। अब जो है ये चीफ जो थे, इनको अब लगा कि हमारी अथॉरिटी जो है ये पूरी तरह से छिन गई, और उन लोगों को जिस तरह से वो लोगों के ऊपर अपने इख्तियारात जमाते थे अब वैसा नहीं हो सकता है, और ट्रेडिशनली तौर पर जो भी वो काम को करते थे अब वो नहीं रहा। सेकंड पॉइंट इज़ व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। अब जो लोग शिफ्टिंग कल्टिवेटर करते थे, ऊपर हमने क्या पढ़ा था
जो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स करते थे, मान लो पहला पॉइंट वो था कि जो लोग हंटर्स और गैदर से, और दूसरा हमने पढ़ा था जो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे उनके ऊपर जो है मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या फ़र्क पड़ा। द ब्रिटिश वर अनकंफर्टेबल विद ग्रुप्स हु मूव्ड अबाउट एंड डिड नॉट हैव ए फिक्स्ड होम। अब देख लीजिए इनके बारे में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, खाना बदगोश की हालत में वो ज़िंदगी बसर करते थे, लोग जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो वो फील अनकंफर्टेबल कर रही थी, आराम वो इनसे कर रही थी, यानी कि वो अनकंफर्टेबल थी किन से, जो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर वो वहीं पे जो है अपना जो है रहन सहन बनाते थे, वहीं पे कल्टी, लेकिन डिड नॉट हैव ए, जिनको फिक्स्ड अपना होम नहीं था। दे वांटेड ट्राइबल, वो ट्राइबल से क्या चाहते थे, दे वांटेड ट्राइबल्स ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकम पेजेंट्स कल्टीवेटर। लेकिन वो क्या चाहते थे, जो लोग शिफ्टिंग, मान लो ये आदिवासी क्या थे, एक जगह पे कल्टीवेशन करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेटर, फिर दूसरी जगह जाते थे, लेकिन ब्रिटिशर का ये था कि ये एक ही जगह पर सेटल हो जाए और यहाँ के ये पेजेंट्स बन जाए, यहीं पे एक जगह खेती बाड़ी कर सकते हैं। सेटल्ड पेजेंट्स वर इजियर टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेट, क्योंकि आप लोगों को पता है ये अनकंफर्टेबल इस बेस पे था कि ब्रिटिशर को लगता था कि हम इनको किस तरह से कंट्रोल करेंगे, पहले ये एक जगह बैठते हैं, फिर दूसरी जगह जाएंगे, फिर तीसरी जगह जाएंगे, हम इनको पीछे पीछे करते हैं किस तरह एडमिनिस्ट्रेट करें। इसके बरकस वो चाहते थे कि फिक्स्ड एक जगह पे रहें और वहीं पे ये लोग कल्टीवेशन करें। उनको ये नहीं था कि ये लोग जो है कुछ कमाएंगे खाएंगे पे, नहीं, बल्कि उनका ये था कि ये एक ही जगह रहेंगे ताकि हम जो है इनके ऊपर जो है प्रॉपर तौर पर जो है इनके ऊपर जो है हम लोग अपना एडमिनिस्ट्रेशन करें, हम लोग इनके ऊपर रूल करें। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल चौमुन, जिसको हम लोग चौम कल्टीवेटर्स वार नॉट वेरी सक्सेसफुल। चौम कल्टीवेटर्स जो है सेटल्ड, आप देखो ये चौम जो था, पहला जो चौम इन्होंने फसल ये लोग कहाँ पे करते थे, ये जंगलों में ही चौम की फसल की कल्टीवेशन होती थी, लेकिन ये सक्सेसफुल जो एरियाज़ यानी कि सेटल्ड एरियाज़ पे चौम की कल्टीवेशन करना पॉसिबल नहीं था। सेटल्ड प्लॉफ कल्टीवेशन इज़ नॉट ईजी इन एरियाज़ वेयर वाटर इज स्केर्स, और जहाँ पे मतलब हल जोताई की कल्टीवेशन उन एरियाज़ पे भी मतलब क्या है मुश्किल थी, जहाँ पे पानी कम था, जहाँ पे सूखा था, और इनफैक्ट में जो जोम जो आपका था यानी कि जिसको हम चौम कहते हैं, ये कल्टीवेशन जो है ये प्लफ से सफर्ड होती थी, ये सीड करी जाती थी, यानी कि इनको हाथों से ही सो किया जाता था। इनको हम लोग जो हैं मतलब जो हल इनके ऊपर जोती नहीं जाती थी। सिंस देयर फील्ड डिड नॉट प्रोड्यूस गुड याल्ड्स, तो उनकी खेतों से अच्छी तरह से कुछ नहीं वो निकाल सकते हैं। सो द चार्म कल्टीवेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंस्टेड ऑन द कंटिन्यूइंग विद देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। अब जो है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के तौर पर जो भी वो पहले फसलें उगाते थे उसी तरह से उन्होंने उसको ट्रेडिशनल तौर पर मतलब जिसको वो क्या करते थे हाथों से ही उसको बोते थे, हल नहीं उसके ऊपर लगाते थे, वैसे उन्होंने करा। फेसिंग वाइड सेपरेट प्रोटेस्ट द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलो देम द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। अब जो है अब जैसे अब देखना इनके ऊपर उन्होंने क्या करा, जो लोग शिफ्टिंग पे कल्टीवेशन करते थे वो ट्राइबल वो आदिवासी जो एक जगह से दूसरी जगह अपनी कल्टीवेशन करते थे, शिफ्टिंग के अपनी कल्टीवेशन करते थे। अब उनके ऊपर भी उन्होंने क्या पाबंदी लगा दी कि आप जो है एक ही जगह रहोगे और वहीं एक ही जगह कल्टीवेशन करोगे, लेकिन वहाँ पे चार्म कल्टीवेशन करना डिफिकल्ट था क्योंकि उसके ऊपर वो हाथों से ही लगाई जाती थी, और उन एरियाज़ में जहाँ पे पानी कम था सूखा था वहाँ पे ये नहीं हो सकती, और हल जोतने से ये नहीं उग सकता था। अब उन्होंने जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जब उन्होंने क्या करा, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको लग रहा है चौम की जो हाथों से ही लगाई जाती है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या है, अब टेंशन पड़ गई कि अब जो है अब उनके ऊपर जो है जब जैसे ही जो ही ट्राइबल्स ने प्रोटेस्ट करा, अब वो रास्ते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि आप जो है जैसे मर्जी है आप शिफ्टिंग फॉरेस्ट, आप शिफ्टिंग पे ही जो है खेती बाड़ी कर सकते हो, एक जगह दूसरी जगह जा सकते हो। अब देख लीजिए मेन पॉइंट इन्होंने क्या लाया, फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट लाया। अब देख लीजिए ट्राइबल्स पे फॉरेस्ट लॉ से क्या इफेक्ट पड़ता है, अब वही हम देखेंगे। द लाइफ ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स एज यू हैव सीन वॉज डायरेक्टली
कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। अब देख लीजिए ट्राइबल ग्रुप्स जो था ये डायरेक्टली कनेक्ट किसके से, हमने देखा ये लोग जंगलों में ही रह रहे थे, लेकिन सो चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉज हैड ए कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन द ट्राइब। लेकिन जैसे ही फॉरेस्ट लॉ लाए गए इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ा किन के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर जो लोग जंगल में रह रहे थे। द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर द फॉरेस्ट वर द स्टेट प्रॉपर्टी। अब देख लीजिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था इन्होंने क्या करा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, अपनी पावर को एक्सटेंड करा, अपने कंट्रोल को एक्सटेंड करा, फॉरेस्ट एरियाज पे भी, फॉरेस्ट एरिया भी अपने कब्जे में, और ये ऐलान कर दिया ये फॉरेस्ट एरिया जो है, ये फॉरेस्ट जो है ये किसकी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड, और कुछ एरियाज उन्होंने रिजर्व रखे, उनको रिजर्व्ड में रखा जहाँ पे वो लोग उनको काटने, उनकी टिम्बर लकड़ी जो है जो उनको इस्तेमाल के लिए लगती थी उसके लिए उन्हें रखे। इन दिस फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड, उनमें लोग जो है अलाउड नहीं लोगों को था, और फ्रीली तौर पर लोग वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, और प्रैक्टिस चामुन की भी वहाँ पे वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, वहाँ से वो लोग फ्रूट कलेक्ट नहीं कर सकते थे, हंट एनिमल्स नहीं कर सकते। यानी कि जो लोग जो फॉरेस्ट एरिया रिजर्वेड ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया, ब्रिटिश रूल ने बनाया, वहाँ पे लोग जो हैं किसी भी तरह का काम नहीं कर सकते हैं, चाहे वो फ्रूट्स लेने के लिए जाएँ, कल्टिवेशन के लिए जाएँ, चाहे वो एनिमल्स को हंट करने के लिए जाएँ। हाउ वर Chom cultivators to survive in such a situation, many were therefore forced to move to other areas in search of the work and livelihood। अब देखना इस तरह से जंगलों में या इन जंगलों में जब बैन लगा दी, कुछ रिजर्व्ड एरिया रखे गए और वहाँ पे चाम की या जामुन की जो चौम की जो कल्टीवेशन करना वो इम्पॉसिबल हो गया। अब वो खाने पीने के लिए अब उनको फोर्सिड करा गया, वो बेचारे जो है काम और रोज़गार की तलाश में जो है सर्च करने लगे। अब देख लीजिए, बट वंस द ब्रिटिश स्टॉपेड द ट्राइबल पीपल फ्रॉम द लिविंग इनसाइड द फॉरेस्ट, एक बार अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्राइबल्स को रोका जंगलों में इनकी ज़िंदगी बसर करने के लिए, दे फेस्ड ए प्रॉब्लम, फिर उसके बाद जो है ट्राइबल जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ेगा। फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड टू सपोर्ट लॉग्स। अब देख लीजिए इन्होंने क्या करा, उन्हीं आदिवासी बेचारों को क्या लगाया, वहीं पे मजदूरी पे लगाया, और उन्हीं लोगों को क्या करा जहाँ से वो लकड़ी वगैरह जैसे स्लीपर, रेलवे के स्लीपर्स के लिए और ट्रांसपोर्ट लॉग्स वगैरह वही उन्हीं बेचारे आदिवासियों से कराने लगे। कॉलोनल ऑफिसर केम अप विद ए सोल्यूशन, कॉलोनल जो है वो सोल्यूशन बन गया इसके ऊपर। दे यानी कि अब कॉलोनल जो था मतलब वो चाहते थे कि किस तरह से ये पेजेंट्स या ट्राइबल जो है हमारे अंडर में आए। अब उनका सोल्यूशन निकल गया। दे डिसाइडेड दैट दे वुड गिव चॉम कल्टिवेटर्स स्मॉल प्रैक्टिस ऑफ ए लैंड इन द फॉरेस्ट एंड अलाउ देम टू कल्टिवेट दिस ऑन द कंडीशन दैट दोज हु लिव्ड इन द विलेजेस वुड हैव टू प्रोवाइड लेबर टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लुक आफ्टर द फॉरेस्ट। सो इन मेनी रीजन्स द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश फॉरेस्ट विलेज टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ द चीप लेबर। अब देख लीजिए कॉलोनल ऑफिसर का अब वो कामयाब हो गए, क्योंकि आदिवासियों को बेचारों को वो पहले खेतीबाड़ी नहीं करने देने लगे। अब जब उनको चाम की खेतीबाड़ी नहीं करने देने लगे तो उसके बाद क्या हो गए, वो बेचारे उनको अब रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना, अब वो लेबर ढूंढने लगे। अब ये लोग चालाक थे अंग्रेज़ों को अब लेबर जो है सस्ते दामों में लेबर जो है अवेलेबल, यही बेचारे आदिवासी मिल गए। अब ये लोग क्या करने लगे, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तहत वो लोग काम करने लगे, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उन्होंने क्या करा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मुलाजिम थे, जो ऑफिसरान थे, उन्होंने क्या करा कि कहा कि आप यहाँ पे चामुन वगैरह की भी कल्टीवेशन कर सकते हो, लेकिन आपको जो है हमारे साथ ही काम करना पड़ेगा, और जो वो गाँव के लोग थे उनको भी थोड़ा बहुत खेती करने का जो है उनको भी हकूक दिए गए। अब देख लीजिए मेनी ट्राइबल्स ग्रुप्स रेक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनल फॉरेस्ट लॉज। अब देख लीजिए बहुत सारे ट्राइबल्स, अब एक ही जगह ट्राइबल्स तो नहीं थे, पूरे जो थे अलग अलग रीजन में ये लोग रह रहे थे। अब जो ये फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया तो इसके तहत जो है काफ़ी इरेक्ट करा, काफ़ी गुस्से में ट्राइबल लोग आ गए। दे डिसोबेड द न्यू रूल्स, और उन्होंने क्या करा, जो उन्होंने इनकार करा जो नए कानून बनाए गए थे, नए कायदे बनाए गए थे, कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस दैट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। और उस तरह से मतलब फ्रूट्स को भी वो लोग कलेक्ट करने लगे, वो लोग जो है कल्टीवेशन ऑफ चामुन भी करने लगे, वो लोग जो है जंगलों में हंटिंग भी करने लगे, और ये इलीगल था। एंड एट टाइम्स रोज इट ओपन द रेबल, और फिर वो ओपनली जो है
बगावत फिर शुरू किन्होंने कर ली, अब जो है बगावत शुरू कर दी, किन बेचारों ने, अब ट्राइबल्स ने भी करी। सच वाज द रिवोल्ट ऑफ, जिसको हम संगमा इन 1906 इन आसाम एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ द 1930 इन द सेंट्रल पॉन्सेस। अब देख लीजिए, पहले हमने क्या पढ़ा था, किस तरह से पिछले चैप्टर में हमने किसानों के साथ किस तरह भेदभाव करने लगे, किसानों को किस तरह से उन्होंने मजबूर करा इंडिगो को कल्टीवेशन करने के लिए, और किस तरह से उनको कर्जे में ला गया, उनको लोन्स में लाया गया, और फाइनली जो है किस तरह से उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा, जिसको हम ब्लू रेबलन कहा जाते हैं, मतलब ब्लू रेबलन एक बगावत शुरू कर दी जो इंडिगो के खिलाफ थे। और उसी तरह से ट्राइबल्स ने भी यहाँ पे जो है जो फॉरेस्ट लॉज बनाए गए, फॉरेस्ट के जो नए कानून बनाए गए, और फॉरेस्ट ट्राइबल्स को जो बैन लगाई गई फ्रूट्स कलेक्ट करने में, लकड़ी कलेक्ट करने में, हंटिंग करने के लिए और वहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए, तो उसके खिलाफ जो है 1960 1906 में और 1930 में जो है 1960 में 1906 में आसाम में उन्होंने संग्रामा एक जो है रिवोल्ट शुरू करा, और उसके बाद सत्याग्रह जो 1930 में सेंट्रल प्रोविंस में हो गई। अब देख लीजिए इसके बाद क्या होता है, द प्रॉब्लम विद द ट्रेड। अब ट्रेडर्स में क्या प्रॉब्लम होती है इस रिवोल्ट के बाद। देखो, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड दैट द ट्रेडर्स एंड द मनी लेडर्स वर द कमिंग इनटू द फॉरेस्ट मोर ऑफन वांटिंग टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ऑफरिंग कैश लोन्स एंड आस्किंग देम टू वर्क फॉर द वेजेस। अब देख लीजिए 19th सेंचुरी में क्या था, जो ट्राइबल ने यही पाया, जो लोग ट्रेडर्स या मनी लेडर्स थे वो हमारे जंगलों में आ गए, और उसके बाद इन्होंने क्या करा, इन जंगलों से जो कुछ भी चीज़ें हैं उनको पहले खरीदने लगे, और उसके बाद उनको जो है ऑफर लोन्स करने लगे, और उनसे जो है वेज मजदूरी भी कराने लगे ट्राइबल से। इट टुक ट्राइबल ग्रुप सम टाइम टू अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ द व्हाट हैपनिंग। तो अब आप देख लीजिए, मतलब यही एक था, क्योंकि अंग्रेज़ों की पॉलिसी खतरनाक थी। पहले वो लोग क्या है, चारा डालते हैं, जैसे आप लोग चारा खाओगे फिर चारे की कीमत भी लेते हैं और इंसान को भी ले लेते हैं। उसी तरह ट्राइबल्स को ये मालूम नहीं था कि पहले इन लोगों ने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये करा कि जो भी आप जड़ी बूटी, जो भी आदिवासी लोग जो जंगलों में रह रहे हैं, जो कुछ भी प्रोडक्ट आपको वहाँ से बनता है वो उनसे खरीदने लगे। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। जो आउटसाइडर थे, जो डाकियाज थे, वो उनसे खरीदने लगे, लेकिन उनको बेचारों को ये मालूम नहीं लगे। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्होंने जो है फॉरेस्ट लॉज उनके ऊपर लगाए। लेकिन अब ये लोग जो हैं जान गए कि सबसे कारण क्या रहा, सबसे मेन कारण जो है हमारे यहाँ पे क्या रहा था, वो यही रहा, फॉरेस्ट लॉज एक्ट जो है, और ये डाकियाज जब हमारे यहाँ पे घुस गए। लेट अस कंसिडर द केस ऑफ द सिल्क ग्रोवर्स। अब देख लीजिए, जो लोग सिल्क वगैरह जो उसकी जो मतलब जो वो सिल्क रेशम जो लोग ग्रो करते थे, जिसको उगाते थे, इन द 18th सेंचुरी इंडियंस सिल्क वाज इन डिमांड इन द यूरोप मार्केट्स, द फाइन क्वालिटी ऑफ द इंडियन। देखो, ये सिल्क और जो कपास की बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका जो थे काफ़ी डिमांड कहाँ पे थी, यूरोपियन ममालिक में। लेकिन जो लोग ये खेती उस वक्त करते थे, किस वक्त करते थे, जब या डाकियाज या हम सिंपली कहते हैं ट्राइबल्स के दौर में। अब उन्होंने क्या करा, इनसे भी बेचारों से क्या है ज़्यादा जो है लगान लेने लगे, और उनसे कहा, जो ट्राइबल्स वहाँ पे, यहाँ पे आप देख लीजिए कि एज द मार्केट एक्सपांड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल ट्राई टू एनकरेज सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। अब पहले जो है सिल्क प्रोडक्शन की वो डिमांड उनको ज़्यादा थी, वो उसकी एनकरेज करने लगे। लेकिन अब देख लीजिए फिर क्या होता है कि हजारीबाग इन द प्रेजेंट डे झारखंड वाज एन एरिया वेयर द संथाल रियर्ड कोकन्स। अब यहाँ पे कौन थे? संथाल एक और ट्राइब्स था, जो बेचारे क्या कोकन्स का जो सिल्क का ही एक किस्म होती है, जिसको हम कोकन्स कहते हैं, ट्रेडिंग करते थे। लेकिन फिर क्या होता है, इन बेचारों से क्या करा, द ग्रोवर्स वर पेड रेस्ट 3 to 4, इनसे बिल्कुल कम में ये 3 to 4 फॉर 1000 कोकन्स दिया जाता था। लेकिन उनको जो है आगे वो काफ़ी महंगा तौर पर जो है उसको बेचते थे। अब देख लीजिए, इनको भी इन्होंने क्या करा, बेचारा इनको भी जो है झांसा वासा दे करके द सिल्क ग्रोवर्स अर्नेड वेरी लिटल। अब देख लीजिए, बेचारों को ये तो कहा, इनको एनकरेज भी करा, लेकिन इनको सस्ते दामों में ये सिल्क खरीदने लगे, और ये भी बेचारे रास्ते पे उतर आ गए। अब रोजी रोटी इनको भी मुश्किल से वो लोग जो है मतलब हासिल कर सकते। द सर्च फॉर वर्क। अब बेचारे ये द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल हु हैड गो फॉर अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ ए वर्क वाज इवन वर्स। अब बेचारों को इनकी भी जो ये हालत हो गई, ये खस्ता हालत हो गई। अब ये भी इस हालत पे उतरे कि अब इनको भी बेचारों को जो है काम करने के लिए दूसरे जगहों पर जाना पड़ने लगा, क्योंकि वहाँ पे भी अब हालत जो है ख़राब हो गई। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप एंड द माइनिंग बिकेम एन इम्पॉर्टेंट। अब देख लीजिए, जो ही 19th सेंचुरी जो है
शताब्दी शुरू होती है, टी प्लांटेशन शुरू हो जाता है और वहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज भी लगाए जाते हैं। ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर टू वर्क टी प्लांटेशन ऑफ आसाम एंड द कोल माइनिंग ऑफ द झारखंड। दे वर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर हु पेड देम माइजरेबली लो वेजेस। अब देख लीजिए यहाँ पे ऊपर जब हम देखते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए कि हमने पढ़ा कि किस तरह से जो लोग ट्रेड थे, ताजिर थे, वो किस तरह बेचारे तंग आ गए। तंग आने के बाद जो लोग सिल्क का कारोबार करते थे, अब उनको वो कैसे तंग आ गए और किस तरह से वो लोग भी मजदूरी मशगत करने लगे। लेकिन 1960 में अब अंग्रेज़ों का दूसरा हिरबा लगाया। इन्होंने क्या करा, नया नया टी प्लांटेशन करा और वहाँ पे भी उनको रिक्रूट करा जो लोग सिल्क का व्यापार करते थे, सिल्क के से जो रिलेटेड खेती बाड़ी करते थे, और जो है कोल माइनिंग उन्होंने करा और उसी में उनको जो है क्या करा, उनको जो है वहाँ पे भर्ती कर लिया, क्योंकि अंग्रेज़ों की चालें होती। अब है एक क्लोजर लुक, एक करीबी नज़र। आप देख लीजिए क्या होता है इसमें और किस किस तरह से बाद में जो है ख़त्म हो जाती है ये रिबेल भी, ये बगावत भी ख़त्म होती है। थ्रू द 19th एंड द 20th सेंचुरी ट्राइबल्स ग्रुप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिबेल्ड अगेंस्ट द चेंजेस इन लॉज, द रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर प्रैक्टिसेस, द न्यूज टैक्सेस दे हैड टू पे। अब देख लीजिए थ्रू द 19 और 20 सेंचुरी के दौरान में जो भी ट्राइबल्स ग्रुप्स थे, जो भी नए कानून बनाए गए थे, जो भी नई जो रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर डाली गई थी और उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ट्रेडर्स जो करा गया या मनी लैंडर्स को करा गया, तो इसके जो है काफ़ी जो है या रेबलियन जो है इन चेंजेस के खिलाफ हो गया और बगावत ट्राइबल ने इनके खिलाफ जो है शुरू कर दी। द कोल्स रेबल्ड इन 1831 एंड संथाल रोज इन रिवोल्ट। ये अलग अलग रोड्स हैं। द बास्टर रेबलियन इन द सेंट्रल इंडिया ब्रोक इतने, एंड द वारवली रिवोल्ट महाराष्ट्र इतने। द मूवमेंट दैट बिरसा लीड वाज वन सच मूवमेंट। और बिरसा ने भी एक मूवमेंट शुरू करा था इसी दौरान। ये अलग अलग जो है ट्राइबल्स लोग जो हैं ये अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है अलग अलग मूवमेंट करते हैं। अब देख लें बिरसा मुंडा क्या है। अब देख लीजिए बिरसा वाज बर्न इन द मिड 1970 द सन ऑफ द पुअर फैमिली। बिरसा जो था ये 1870 में पैदा हुआ है, गरीब फैमिली का बिलोंग करता था, लेकिन ही ग्रू अप अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ द बोंडाला। बोंडाला में वो बड़ा हुआ था, बोंडाला के फॉरेस्ट में बड़ा हुआ था। ग्रेजिंग शीप मतलब शीपों को चराते हुए, प्लेइंग द फ्लूट बजाते हुए और डांसिंग इन दी लोकल अंकारा में वो करता था। फोर्सिड बाई पोवर्टी हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब गरीबी की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। एज एन एडोलेसेंस बिरसा हॉट टेल्स ऑफ द मोंडा अपराइजिंग ऑफ द पास्ट एंड सा द सरदार लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी अपराइजिंग द पीपल टू रिवोल्ट। अब देख लीजिए बिरसा ने कहानियाँ सुनी थी मोंडा के बारे में, जो एक लीडर था, जो सरदार था किसका, ट्राइबल्स का, और वो उनके तमाम जो भी मसले होते थे वो हल करता था। दे टॉक्ड ऑफ ए गोल्डन एज, और वो गोल्डन एज के बारे में बताता था। गोल्डन एज कौन सी है, जो बेचारे वो पहले बसर करते थे, उसके बाद वो गोल्डन एज कब आएगी, जब ब्रिटिशर यहाँ से भागते हैं। व्हेन द मोंडास हैड बीन फ्रीड ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द डाकियाज। और जब वो मोंडा जो हैं वो किन के खिलाफ जो ऑपरेस्ट दबाया गया था, किन के तहत, ये तमाम जो लोग थे यहाँ के लोग जो थे इनको बेचारों को क्या करा था, डाकियाज के तहत ट्राइबल्स को जो है वो दबाया गया था। और इन बेचारों को जो है वक्तन फवक्तन जो भी इनके राइट्स थे और राइट्स जो थे जिनको ऑपरेशन किया था डॉकियाज की वजह थे, यानी कि ट्राइबल्स के जो एंसेस्टर के जो भी राइट्स थे इनको जो है किसने, मोंडा ने रेस्टोर किया था, बहाल किया था। इनको ट्राइबल्स को ये हक दिए थे जो इनके आबा अजदाद के थे। दे सा देमसेल्व्स एंड एज द डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ द रीजन। और वो अपने आप को ये समझते थे कि हम ही जो हैं अपने वारसे में जो हमारे पिछले जो आबा अजदाद उन्होंने छोड़ा है, हम ही उनके वारसे। फाइटिंग फॉर देयर लैंड, मुल्क की लड़ाई, रिमाइंडिंग पीपल ऑफ द नीड टू विन बैक देयर किंगडम। और वो उसी इन्हीं टेल्स को, इन्हीं की स्टोरी को कि मोंडा क्या था, उसने किसके, बिरसा वो स्टोरी पढ़ रहा था कि पीछे किस तरह से उन्होंने फिर जो है अपने वारसे की जायदाद के ऊपर फिर कब्जा जमाया। तो ओवरऑल हम यही देखते हैं इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि किस तरह से यहाँ पे आपने देखा। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यही रहता है कि पहले हमने पढ़ा कि पहला पॉइंट हमारा इसमें क्या रहता है, आपके चैप्टर में जो रहता है वो रहता है कि ट्राइबल्स कौन थे। ट्राइबल्स वो लोग थे जो बेचारे जंगलों में अपनी ज़िंदगी बसर करते थे, अपने हिसाब से अपना कल्चर था, अपना तहजीब तमद्दुन था। और डॉकियाज आते हैं। डॉकियाज कौन थे, जो फॉरेनर थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरान थे और वो आउटसाइडर थे, वो यहाँ पे आए और इन बेचारों के ऊपर किस तरह से अत्याचार करते हैं और किस तरह
तरह से इनको इनके हकूक़ से जो है इनको पायमाल करते हैं। अब देख लीजिए हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव। अब ये ट्राइबल्स किस तरह से रह रहे थे। अब देख लीजिए पहले हमने पढ़ा था सम वर चामुन कल्टिवेटर्स, कुछ लोग चामुन कल्टिवेटर्स करते थे। सम वर हंटर्स एंड गैदर्स, कुछ लोग क्या करते थे, हंटर्स और गैदर्स करते थे। सम हर्ड्स एनिमल्स, कुछ लोग जो थे माल मवेशियों को पालते थे। और सम टुक सेटल्ड कल्टिवेशन, कुछ लोग जो थे सेटल्ड कल्टिवेशन करते थे। और उसके बाद हाउ डिड कॉलनर रूल अफेक्टेड ट्राइबल्स लाइफ, किस तरह से यहाँ के जो आदिवासी लोग थे, कॉलनर रूल जो बनाए गए, फॉरेस्ट रूल जो बनाए गए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा, किस तरह से इन विचारों के व्हाट हैपन टू द ट्राइबल चीफ, जो इनके हेड थे, जो इनके लीडर थे, किस तरह से उनके वो दस्त बरादर हो गए, उनके इख्तियारात लिए गए, उनसे पावर्स लिए गए। व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह कल्टिवेशन के लिए जाते थे, नोमैडिक वे ऑफ लाइफ पास्ट करते थे, कैसे उन पे इफेक्ट पड़ा। और हमने देखा फॉरेस्ट लॉ इन देयर इम्पैक्ट क्या रहा, किस किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से जो है इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो डॉकयार्ड्स थे, जो आउटसाइडर थे, उन्होंने रिजर्वेड कुछ एरिया रखा जहाँ पे आदिवासियों को बेचारों को उनको वहाँ पे खेती बाड़ी नहीं करने लगे। और द सर्च फॉर वर्क, फिर जो है जब उनको जो है रोज़गार जंगल में ही था, वो वहीं पे खेती बाड़ी करते थे, वहीं से जड़ी बूटियाँ लाते थे, वहीं पे वो बेचारे हंटिंग गैदरिंग करते। जब उनसे वो अधिकार छीना गया तो वो लोग जो है मतलब उनके ऊपर जो है द प्रॉब्लम विद द ट्रेड, फिर वो मतलब द सर्च फॉर द वर्क के लिए वो जो है वो सिटियों में आने लगे। उसके बाद हम देखते हैं क्लोजर में हमने यही पढ़ा कि कौन कौन से रेबलियन होते हैं, कौन कौन से ऐसे जो है क्या कहते हैं रेबलियन होते हैं, बगावतें होती हैं, किन के खिलाफ, जो किन के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ, डॉकयार्ड्स के खिलाफ जो आउटसाइडर थे, और ट्राइबल्स जो है किस तरह से अपने अधिकारों को वापस फिर लेते हैं। आई होप ये डिस्कस आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा। आवर ऑल व्यू मैंने आपको इस डिस्कशन में बताया। आई होप आपको पूरी तरह से ये समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, any doubt regarding this discussion, you can comment in my comment box. In the end, I heartily request to please subscribe, like and share these videos ताकि आगे जाकर मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।